हाय एवरीवन। तो ये जो टॉपिक होगा जिसमें आज कवर करने वाले हैं बजट को। तो देखो, जिसका भी एग्जाम जो है 18 शिफ्ट के बाद होने वाले हैं, क्योंकि अभी जो 2 शिफ्ट हुए हैं जिसमें से मैंने यही एनालिसिस किया कि कौन कौन से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसमें हर शिफ्ट में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। क्लियर है? तो जिसका भी एग्जाम जो है 18 तारीख के अगला शिफ्ट के बाद होने वाले हैं, उसके लिए बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाले हैं, क्योंकि यहां से कंफर्म है कि कोई ना कोई क्वेश्चन आ ही जाएगा। और ये पीपीटी और कवर भी ऐसे करेंगे कि अगर कोई क्वेश्चन आता है और जिस तरीके से जो है एनटीपीसी के द्वारा अभी जो है क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं उसको यहाँ पे कवर करने वाले हैं। तो 18 शिफ्ट वाले, उसके बाद वाले रेडी रहना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहां से क्वेश्चन फंस ही रहे हैं। ठीक है, तो बजट को आज कवर करेंगे, जितना एग्जाम ओरिएंटेड है उतना ही यहाँ पे कवर करेंगे। ठीक है, क्योंकि अपने पास अब उतना ज्यादा टाइम नहीं है कि हर एक पॉइंट को डिटेल के साथ यहाँ पे कवर करें, नहीं। जितना क्वेश्चन आएगा, जहां से क्वेश्चन आएगा और जहां से क्वेश्चन बन सकते हैं उसको यहाँ पे डिटेल के साथ कवर करने वाले हैं। बाकी पीपीटी को कवर करेंगे तो ऑटोमेटिकली समझ आ जाएगा कि किस लेवल का कंटेंट है। ठीक है, इसके बाद देखो, आज कवर करने वाले बजट को, इसके बाद जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है, जो संविधान संशोधन है, वो भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि वहां से बार बार क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। और सबको पता होगा कि एक क्वेश्चन एक नंबर भी एक्स्ट्रा मिल जाए ना तो बहुत रैंक आगे चले जाते हैं। क्लियर है? तो अब ज्यादा टाइम यहाँ पे नहीं लेना है, क्योंकि एग्जाम चल ही रहे हैं, पास ही है। जितना इंपॉर्टेंट है, जो कॉन्सेप्चुअल है, फैक्चुअल है, उसी को कवर करते हुए जल्दी से इसको कवर करेंगे, है ना। लेंथ को बड़ा नहीं करना है हमें, इसलिए बड़ा नहीं करना है क्योंकि एग्जाम अभी रनिंग में है। तो ज्यादा टाइम कवर नहीं करते हुए डायरेक्टली टू द पॉइंट आज हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले ये जानना है, अच्छा इसका एक और स्पेशलिटी मैं बता देता हूं ताकि जो है बाद में कंफ्यूजन ना हो। इसमें जो है फैक्चुअल्स भी है, कॉन्सेप्चुअल्स भी है। ठीक है, बजट का हिस्ट्री भी रखा हुआ है, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स भी रखे हुए हैं जहां से अच्छे तरीके से कवर कर लोगे। ठीक है, तो ऐसा है कि जहां से क्वेश्चन पूछ सकते हैं बजट से, चाहे वो हिस्ट्री से रिलेटेड हो चाहे फैक्चुअल से रिलेटेड हो। ठीक है, चलो सबसे पहले ये जानना कि जो बजट है, एक्चुअल में ये जो बजट टर्म हम लोग कवर करते हैं ना, बोलते भी हैं कि बजट है बजट है, तो सबसे पहले बात कि संविधान में मेंशन नहीं है। ठीक है, सबसे पहले तो ये जानो कि जो बजट है संविधान में मेंशन नहीं है। कॉन्सेप्चुअली क्वेश्चन बना देते हैं, है ना, स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं तो वैसे ही बोल देंगे कि बजट जो है संविधान में मेंशन है कि नहीं है, या फिर मेंशन है, इस तरीके के। और एक्चुअल में जो संविधान में, क्योंकि अब तो संविधान में जो बजट है वो तो मेंशन नहीं है, तो मेंशन क्या है, तो मेंशन किए गए हैं एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, वार्षिक वित्तीय विवरण। इसको जो है एक्चुअल में संविधान में जो है इनकलकेट किए गए हैं, और इसे जो है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा इसको प्रेजेंट किए जाएंगे। ध्यान रखना, यहाँ पे फाइनेंस मिनिस्टर उसको प्रिपेयर करेंगे, लोकसभा और राज्यसभा में उसके द्वारा ही यहाँ पे किए जाएंगे। लेकिन मैं अभी थोड़ा सा हिस्ट्री कवर करा रहा हूं, फिर उसके बाद बजट को तो कवर करेंगे। देखो क्या लिखा है कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया टू प्रेजेंट द एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर ईच फाइनेंशियल ईयर बिफोर बोथ हाउस ऑफ पार्लियामेंट। ये लिखा कि भारत के राष्ट्रपति प्रत्येक वित्त वर्ष के लिए वार्षिक जो वित्तीय विवरण है संसद के दोनों सदनों के समक्ष प्रस्तुत करते हैं। और ये भी याद रखना कि जो बजट है एक्चुअल में संविधान में कहीं पे भी उल्लेखित नहीं है। संविधान में उल्लेखित है एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, वार्षिक वित्तीय विवरण। इसे जो है 112 आर्टिकल पार्ट 5 में यहाँ पे इंक्लूड किए गए हैं। ठीक है, तो जैसे ही देखो अब प्रस्तुत तो करेंगे, ठीक है, लोकसभा राज्यसभा में तो कौन कौन से स्टेट से होके गुजरता है। तो जैसे ही वित्तीय मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्टर, जैसे कि एट प्रेजेंट जो है निर्मला सीतारमन के द्वारा प्रेजेंट किए गए हैं, तो जो बजट का स्टेटमेंट है इनेक्ट किए जाएंगे, तो सबसे पहले जो लोकसभा होगा तो लोकसभा में प्रेजेंट किए जाएंगे बजट के बारे में। उसके बाद जनरल डिस्कशन होगा, जनरल डिस्कशन के बाद जैसे कि डिपार्टमेंट वाइज पूरा बजट अलॉकेट किए जाएंगे। तो किस तरीके से बजट को अलॉकेट किए गए हैं, तो डिपार्टमेंट वाइज इसको स्क्रूटनाइज करेंगे, है ना, सूक्ष्मतम लेवल में उसको डिस्कस करेंगे। फिर ऐसा लगता है कि कोई डिपार्टमेंट को हमें जो है उतना ज्यादा अलॉकेट नहीं किए गए हैं, उतना ज्यादा हमारे डिपार्टमेंट के लिए कुछ बजट में डिस्कशन नहीं किए गए हैं, तो जो कोई मिनिस्टर्स हो सकते हैं या फिर मेंबर हो सकते हैं वो ग्रांट इन एड करेंगे। ठीक है, वोटिंग करेंगे ऑन द डिमांड फॉर ग्रांट कि हमें थोड़ा सा और एक्स्ट्रा मनी चाहिए, क्योंकि हमारा एक्सपेंडिचर ज्यादा है, हमें खर्च ज्यादा करना है, लेकिन जितना ज्यादा खर्च करना है उतने उसके मुकाबले में उतना ज्यादा हमें मनी नहीं दिए गए, हमारे डिपार्टमेंट को मनी नहीं दिए गए हैं।
तो ग्रांट इन वोट कर सकते हो, जिसके थ्रू और मनी डिमांड कर सकते हो। फिर बिल को पास करेंगे और जैसे ही पास होगा फाइनेंशियल मिनिस्टर के द्वारा तो फिर वो पूरा यहाँ पे बजट जो है पारित हो जाएंगे और उसी के अकॉर्डिंग पूरा यहाँ पे कवर कर लिया जाएगा। ठीक है, तो कुछ यहाँ पे बेसिक्स कॉन्सेप्ट समझे हैं। अब देखो यहाँ पे जो बजट तैयार करने वाले नोडल संस्था कौन है, पहले बात ये जानना जरूरी है। जो बजट है इसे डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के द्वारा प्रिपेयर किए जाते हैं और कई अदर डिपार्टमेंट भी होते हैं जिसके द्वारा कंसर्न करते हैं। जैसे कि एक डिपार्टमेंट हो गया नीति आयोग, क्योंकि नीति आयोग एक्चुअल में थिंक टैंक बॉडी है जो कि इंडिया का डेवलपमेंट करने में, इंडिया का विकास करने में बहुत ज्यादा योगदान करते हैं। फिर और कुछ जो है मिनिस्ट्रीज हो गए जिसका सहयोग से इस पूरे बजट को प्रिपेयर करते हैं। लेकिन एक्चुअल में अगर क्वेश्चन आता है कि बजट किसके द्वारा प्रिपेयर किए जाते हैं, तो डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के द्वारा प्रिपेयर करते हैं। और फर्स्ट बजट जैसे कि इंडिपेंडेंस हुआ उसके बाद पहला टाइम बजट प्रिपेयर किए गए हैं वो है 1947 के बाद। ठीक है, तो इस पॉइंट को ध्यान में रखना है। फर्स्ट टाइम जो है 1947 के बाद अगर पूछे, है ना, अगर ये पूछे कि इंडिया जैसे इंडिपेंडेंस हुआ तो उसके बाद बजट कब प्रिपेयर किए गए हैं, तो 1947 के बाद बजट प्रिपेयर किए गए हैं। बाकी इससे पहले और बजट प्रिपेयर किए गए थे वो सब फैक्चुअल पार्ट है, अभी कवर करते हैं। ठीक है, तो जो मेजर कंपोनेंट होता है बजट में कि किसके बारे में एक्चुअल में कवर करते हैं, तो बजट में यही बताते हैं कि जैसे कि अभी जो बजट प्रिपेयर किए गए हैं 26 से 27 के लिए बजट प्रिपेयर किए गए हैं। अब ये 26 और 27 जो आने वाले सेशन है उसमें से कितना कैपिटल रिसिप्ट होगा, है ना, राजस्व पूंजी हो गया, फिर पूंजी कहाँ से प्राप्त होंगे, इन सब का अनुमान लगाने के लिए यहाँ पे बजट प्रिपेयर करते हैं। देखो अब ये बोलोगे कि ये तो हमें क्यों पढ़ रहे हैं ये चीज, देखो अभी का जो क्वेश्चंस का लेवल आ रहा है ना वो पूरा कई क्वेश्चन ऐसे देखने को मिल रहा है जो कि स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन है, स्टेटमेंट वाला। अब ये स्टेटमेंट में यही क्वेश्चन पूछ दिए जाएंगे कि कंपोनेंट क्या है बजट का, या फिर ऐसे बोलेंगे कि जो एस्टिमेशन ऑफ एक्सपेंडिचर है ये कंपोनेंट है बजट का कि नहीं है, ये वाला। इसीलिए ये टॉपिक हम लोग कवर कर रहे हैं, समझ आ रहा है। तो जो रेवेन्यू हो गया, कैपिटल रिसिप्ट हो गया, उसके लिए फिर कैसे हम लोग कोई रेवेन्यू उसको रेज कर सकते हैं उसके लिए बजट प्रिपेयर कर रहे हैं, है ना। एक्सपेंडिचर हो गया कैसे एस्टिमेट कर सकते हैं। लेकिन एक चीज याद रखना कि 2017 एक डिसीजिव फैक्टर रहा है, क्योंकि 2017 से अगर पहले जाओगे तो दो पार्ट में बजट को प्रिपेयर किया करते थे। ठीक है, एक जो रेलवे बजट है ये रेलवे बजट अलग से प्रिपेयर होता था और जो जनरल बजट है वो अलग से प्रिपेयर होते थे। ठीक है, दो बजट यहाँ पे प्रिपेयर होते थे। 2017 से पहले रेलवे बजट अलग से प्रिपेयर होता था और जो जनरल बजट है, नॉर्मल जो डे टू डे फिनोमेना में जो बजट है उसको अलग से प्रिपेयर करते थे। लेकिन 2017 के बाद जो रेलवे बजट है और जो जनरल बजट है दोनों को मर्ज कर दिए हैं। अब केवल एट प्रेजेंट जो है एक ही बजट यहाँ पे प्रिपेयर करते हैं। ठीक है, तो इस चीज को यहाँ पे ध्यान में रखना है। कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन यहाँ पे ध्यान रख लो क्योंकि बहुत ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पहले बात, विदाउट प्रेसिडेंट रिकमेंडेशन, मतलब यहाँ पे नो डिमांड फॉर ग्रांट कैन बी मेड और नो मनी इम्पोजिंग टैक्स कैन बी इंट्रोड्यूस। मतलब क्या है कि बिना राष्ट्रपति के, क्या बोल सकते हैं, बिना राष्ट्रपति के परमिशन के, ठीक है, बिना राष्ट्रपति के परमिशन से जो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया होते हैं या फिर जहां पे पूरा जो गवर्नमेंट का रेवेन्यू होता है जहां पे रखे जाते हैं, तो अगर वहां से मनी अगर निकालना है तो हमें प्रेसिडेंट के रिकमेंडेशन चाहिए, प्रेसिडेंट के यहाँ पे सिग्नेचर चाहिए। बिना सिग्नेचर के, प्रेसिडेंट के बिना अनुमति के कोई भी हम लोग मनी निकाल नहीं सकते हैं। जहां से रेवेन्यू, जहां पे जो जितना भी रेवेन्यू है उसको एक जगह रखते हैं, एक जगह रखते हैं, उस जगह का नाम यहाँ पे कंसोलिडेटेड फंड है ना। ऐसे समझो लेमन लैंग्वेज में, तब समझ आएगा कि जो इंडिया है तो इंडिया का जितना भी रेवेन्यू हो रहा है, जितना भी कमाई हो रहा है उसको एक जगह रखे जाते हैं। उस जगह का नाम यहाँ पे कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया बोले जाते हैं। और यहाँ से अगर मनी हमें विड्रॉ करना है, यहाँ से अगर मनी हमें निकालना है तो प्रेसिडेंट का साइन चाहिए, प्रेसिडेंट का रिकमेंडेशन चाहिए। वही तो यहाँ पे बोले हैं कि डिमांड जो है ग्रांट अगर कर रहे हैं, कोई मिनिस्ट्री अगर डिमांड कर रहे हैं तो उसके लिए भी अगर मनी निकालना है तो प्रेसिडेंट का सिग्नेचर चाहिए। अगर कोई मनी बिल है उसमें अगर टैक्स भी इंपोज करना है तब भी उस केस में प्रेसिडेंट का रिकमेंडेशन चाहिए होता है। ठीक है, वही चीज यहाँ पे जो है पूरा लिखे हुए हैं, तो इस चीज को ध्यान में रखना है। बाकी पार्लियामेंट का क्या रोल होता है, अभी तक तो सब चीज जनरल लेवल में कवर कर रहे हैं। देखो एक्चुअल में जो फाइनेंस मिनिस्ट्री के द्वारा जो बजट यहाँ पे प्रिपेयर किए जाते हैं किसके द्वारा प्रिपेयर करते हैं,
किसके रेस्पेक्ट में जो है यहाँ पे पारित करते हो, सब पार्लियामेंट। जितना भी डिस्कशन होना है, जितना भी यहाँ पे सूक्ष्मतम लेवल में जांच होना है, ये सब पार्लियामेंट में होते हैं। तो सबसे पहले बात, जो मनी बिल या फिर फाइनेंशियल बिल है, इसे केवल और केवल लोकसभा में ही प्रस्तुत करते हैं। थोड़ा सा मैं फैक्चुअल्स ज्यादा कवर करा रहा हूँ, इसलिए कवर कर रहे हैं क्योंकि अभी हम लोग का जो बेसिक टारगेट है वो एग्जाम है, ठीक है, एग्जाम ओरिएंटेड टारगेट है, इसलिए बहुत ज्यादा डीप में नहीं जाना है, क्योंकि जितना क्वेश्चन आ रहे हैं अभी उतना ही यहाँ पे कवर करना है, इसलिए इस तरीके से कवर कर रहे हैं। तो जो मनी और फाइनेंशियल बिल है, इसे केवल और केवल लोकसभा में ही प्रस्तुत किए जाते हैं, राज्यसभा में प्रस्तुत नहीं किए जाते हैं। और सपोज करो कि अगर हमें ग्रांट चाहिए, कोई मिनिस्टर है, कोई मिनिस्टर बोल रहे हैं कि निर्मला सीतारमन जैसे कि हमें जो है इतना मनी और एक्स्ट्रा चाहिए, तो ये कहाँ पे मांग सकते, केवल और केवल लोकसभा में, राज्यसभा में नहीं मांग सकते। अगर ग्रांट करना है, डिमांड अगर चाहिए हमें और मनी, एक्स्ट्रा मनी की जरूरत है, तो हमें केवल और केवल लोकसभा में ही मांग सकते हैं। और राज्यसभा कोई वोटिंग पावर नहीं होता, और ना ही राज्यसभा में कोई यहाँ पे जो बजट है उसका वोटिंग किए जाते हैं, ठीक है। तो यही कुछ पॉइंट को याद रखना, ठीक है। तो ये जो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट रहे जो कि संसद क्या भूमिका रोल प्ले करते हैं, और यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं, जहां से बन सकते हैं उतना ही कवर किए हैं। अब थोड़ा सा कुछ फैक्चुअल्स बस कवर करते हुए जाते हैं, ठीक है, बजट के हिस्ट्री के रेस्पेक्ट में, कि सबसे पहले जो बजट प्रिपेयर किए गए थे वो 1860 में प्रिपेयर किए गए थे। जैसे ही देश आजाद हुए, तो आजाद होने के बाद पहला बजट प्रिपेयर किए गए थे वो 1947 है। लेकिन सबसे पहले, क्योंकि इंडिया बहुत पुराना है ना, तो सबसे पहले जो बजट प्रिपेयर किए गए थे इंडिया के रेस्पेक्ट में, वो 1860 में प्रिपेयर किए गए थे, जिसे जेम्स विल्सन के द्वारा प्रेजेंट किए गए थे। और जैसे ही इंडिया इंडिपेंडेंट हुए तो 1947 में प्रेजेंट किए गए थे, जिसे जो है आर के सनमुखम चेट्टी, इसके द्वारा यहाँ पे जो है बजट को प्रिपेयर किए गए थे। जैसे कि कुछ इंपॉर्टेंट माइलस्टोन में 1950 हो गया, जिसमें से प्लानिंग कमीशन को इस्टेब्लिश किए गए हैं, और जो बजट को प्रिपेयर करने के रेस्पेक्ट में, बजट को लिंक करने के रेस्पेक्ट में, ये प्लानिंग कमीशन को यहाँ पे इस्टेब्लिश किए गए थे। फिर 1969 में बैंक को नेशनलाइज करने का काम यहाँ पे किए गए थे। 1991 में तो एलपीजी रिफॉर्म लाया गया था, जिसे मनमोहन सिंह के द्वारा उस समय प्रेजेंट किए गए थे। अब ये पूछ सकते हैं, एलपीजी रिफॉर्म है ना, उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण, ये जो कब लाए गए थे, 1991 में इसको लाए गए थे। और जब ये बजट लाए गए थे ना, तो उस समय बजट को जो लाने वाले थे, फाइनेंस मिनिस्टर रहे, वो है मनमोहन सिंह। और मनमोहन सिंह के टाइम में ही ये जो एलपीजी रिफॉर्म है, इसको इंडिया में इंप्लीमेंट किए गए थे, ठीक है। कुछ यूनिक रिकॉर्ड याद रखना, जो लॉन्गेस्ट बजट स्पीच है, ये निर्मला सीतारमन के द्वारा दिए गए थे 2020 में। जो मोस्ट बजट प्रेजेंट किए गए हैं, मोरारजी देसाई के द्वारा डिस्कस किए गए 8 प्रेजेंट, तो है ना 10 टाइम्स हो गया है। फर्स्ट वुमेन फाइनेंस मिनिस्टर रहे हैं इंदिरा गांधी, और फर्स्ट फुल टाइम वुमेन पीएम रह चुके, एफएम फाइनेंस मिनिस्टर रह चुके हैं, वो है निर्मला सीतारमन। बाकी और कुछ फैक्ट्स हैं, जैसे कि 2017 में जो है रेलवे बजट को मर्ज किए गए हैं, ये तो हम लोग कवर कर चुके हैं। फिर कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो है टेलीग्राम चैनल में तो अपलोड हो ही जाएगा इसका पीडीएफ, तो वहां से इसको डाउनलोड करके जो है एक बार रिवाइज बस कर सकते हो। बाकी अब हम लोग कवर करते हैं 2026-27 के जनरल बजट को, जिसे प्रेजेंट किए गए हैं 8 प्रेजेंट। यहाँ से कुछ ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं, उसको बस कवर करना है। बेसिक इंफॉर्मेशन हमें इतना पता है कि ये जो बजट है, इसे कर्तव्य भवन फाइनेंस मिनिस्टर के द्वारा इसे जो है प्रेजेंट किए जाएंगे पार्लियामेंट में। और इसका जो विजन रखे गए हैं वो है विकसित भारत, विजन है विकसित भारत, क्योंकि 2047 तक जो है इंडिया को जो है पूरा डेवलप नेशन बनाना है, उसको टारगेट करते हुए, उसको ध्यान में रखते हुए इस बजट को पूरा प्रिपेयर किए गए हैं। और इस साल का जो 2026-27 का जो बजट का थीम है, वो रहने वाले हैं युवा शक्ति ड्राइवन बजट, युवा शक्ति ड्राइवन बजट। एक एक पॉइंट को ध्यान से समझना, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। तो इस साल का जो बजट है, इसमें 3 ही यहाँ पे जो है कर्तव्य रखे गए हैं। कौन कौन से 3 कर्तव्य हैं? पहला कर्तव्य है सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ, सेकेंड कर्तव्य है फुलफिल एस्पिरेशंस, और थर्ड कर्तव्य है सबका साथ सबका विकास। ये टोटल 3 कर्तव्य हैं, जिसमें से पहला है सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ, आर्थिक विकास को बनाए रखना, क्योंकि जिस तरीके से और 8 प्रेजेंट जो है 2027 तक जो है ना 2047 तक पूरा इंडिया को डेवलप बनाना है। तो कैसे डेवलप बना सकते हैं? जब तक हम लोग आर्थिक विकास को बनाए रखेंगे,
है ना, कंटिन्यूअस लेवल में इंडिया को डेवलप करेंगे, तब कहीं जाके 2047 तक ये पूरा डेवलप नेशन बनेगा। सेकेंड है फुलफिल इंस्पिरेशंस, आकांक्षाओं को पूरा करना, है ना, जैसे कि युवाओं का सशक्तिकरण हो गया, उसके स्किल्स को डेवलपमेंट करना, क्योंकि अल्टीमेटली 2047 तक डेवलप नेशंस कैसे बन पाएगा जब तक इंडिविजुअल लेवल में यहाँ पे प्रयास ना किए जाए। हर लेवल में जो है एस्पिरेशंस को फुलफिल करोगे, है ना, चाहे युवाओं का हो गया, चाहे क्षमता हो गया, कौशल विकास हो गया, तब तो कहीं जाके 2047 तक इंडिया पूरा डेवलप नेशन बनेगा। और डेवलप नेशन तब बन सकता है जब सबका साथ और सबका विकास होगा, मतलब हर एक लेवल में यहाँ पे नेशनलाइजेशन होना, हर एक लेवल में यहाँ पे पार्टिसिपेशन होना। जैसे कि अभी बैंकिंग सिस्टम आते हैं, प्रधानमंत्री जन धन योजना हो गया, है ना, तो इसके थ्रू क्या कर रहे हैं कि पूरा जितना भी अकाउंट्स हैं, अकाउंट को ओपन करा रहे हैं। अकाउंट ओपन क्यों करा रहे हैं? ताकि हर एक इंडिविजुअल, चाहे वो विलेज लेवल में हो, रूरल लेवल में हो, पूरा बैंक का एक्सेस कर पाए, है ना। तो इस सब चीज में जो है पूरा फोकस करते हुए, 3 कर्तव्य को यहाँ पे फोकस करते हुए 2047 तक पूरे इंडिया को डेवलप नेशन बनाना है। ध्यान रखना, अब हम लोग स्टार्ट कर चुके हैं जो बजट है उसको। तो 2026-27 का जो बजट है, इसमें से यही 3 कर्तव्य हैं जिसको यहाँ पे फुलफिल करना है। एक चीज बस और याद रखना, ये जो पूरा बजट हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं, इसमें जितना भी शॉर्ट फॉर्म है, पूरे शॉर्ट फॉर्म को एक अलग से लिखे हुए हैं, इसलिए अलग से बनाए रखे हैं ताकि अगर बजट से कोई शॉर्ट फॉर्म बेस्ड क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं तो शॉर्ट फॉर्म क्या फुलफिल आंसर लिख पाओ। फुल फॉर्म देखो यहाँ पे पूरा शॉर्ट फॉर्म लिखा हुआ है, ये देखो ये पूरा शॉर्ट फॉर्म है, तो शॉर्ट फॉर्म का पूरा लॉन्ग फॉर्म भी लिखे हुए हैं, फुल फॉर्म भी लिखे हुए हैं। इससे ये अंदाजा लग जाएगा कि अगर शॉर्ट फॉर्म से क्वेश्चन आता है तो लॉन्ग फॉर्म अगर पूछेंगे, है ना, शॉर्ट फॉर्म वाला पूछेंगे तो अच्छे तरीके से हैंडल कर पाओ। ठीक है, तो सबसे पहले जो है हम लोग डिस्कस करेंगे आर्थिक विकास और उद्योग की तरफ, इकोनॉमिक ग्रोथ एंड इंडस्ट्री, क्योंकि एक पहला पिलर रहे हैं। टोटल यहाँ पे 7 पिलर रहे हैं, जिसमें से कुछ इंपॉर्टेंट जो एग्जाम ओरिएंटेड है उसको कवर करेंगे। जिसमें से पहला है इकोनॉमिक ग्रोथ और इंडस्ट्री, जिसमें से केवल टोटल जो है 7 फोकस एरिया को कवर किए गए हैं। पहला पॉइंट क्या है? इकोनॉमिक ग्रोथ एंड इंडस्ट्री, आर्थिक विकास एंड उद्योग। इसके अंदर जो है टोटल 7 कोर एरिया को यहाँ पे डिस्कस करेंगे, जिसमें से पहला एरिया है बायोफार्मा शक्ति। इसे लॉन्च किए गए हैं, जिसमें से ये 10 करोड़ की योजना है। इसका फोकस एरिया वही है कि वो जो बायोसिमिलर हो गया, बायोलॉजिक्स हो गया, इन सब में जो है एडवांसमेंट लाना हो गया, है ना। जितना भी इंस्टीट्यूशन है इससे रिलेटेड, बायोलॉजिक्स से रिलेटेड इंस्टीट्यूशन हो गया, बायोसिमिलर से इंस्टीट्यूशन हो गया, इसको न्यू लेवल में यहाँ पे एडवांसमेंट लाना, इसके लिए जो है बायोफार्मा शक्ति लॉन्च किए गए हैं। फिर इंडिया सेमीकंडक्टर 2.0 यहाँ पे लॉन्च किए गए हैं, जिसमें जो सेमीकंडक्टर है उसको अच्छे तरीके से सप्लाई किया जा सके, रिसर्च एंड डेवलपमेंट को प्रमोट किया जा सके, वर्क फोर्स को यहाँ पे प्रमोट किया जा सके, जिसके थ्रू जो एम्प्लॉयमेंट है उसको एडवांस लेवल में ले जा सके। उसी के साथ जो इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग हो गया, इसको जो आउटले है एज कम्पेयर टू प्रीवियस ईयर, इसको यहाँ पे एक्सपांड किए गए हैं, मतलब 40,000 करोड़ यहाँ पे अलोकेट किए गए हैं, जिसके थ्रू जितना भी, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक्स के रेस्पेक्ट में इंडिया जो है एक मैन्युफैक्चरिंग हब बन रहा है, तो इसी को ध्यान में रखते हुए, है ना, 40,000 करोड़ यहाँ पे प्रावधान रखे गए हैं। फिर रेयर अर्थ कॉरिडोर बनाने का यहाँ पे बात किए गए हैं, जिसमें से ओडिशा हो गया, केरला हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, तमिलनाडु हो गया, इन एरिया में जो है रेयर अर्थ का कॉरिडोर बनाए जाएंगे। रेयर अर्थ का मतलब होता है जहाँ पे बहुत ही कम मात्रा में मिनरल देखने को मिलता है ना, और एड लेवल में देखोगे, पूरा वर्ल्ड लेवल में देखोगे तो इसका क्वांटिटी बहुत ही ज्यादा कम है। रेयर अर्थ का यही मतलब होता है, जिसमें से कुछ स्टेट हैं जहाँ पे कॉरिडोर बनाने का काम किए जाएंगे। फिर जो गुड्स हो गया, कैपिटल गुड्स कंटेनर हो गया, इसके लिए जो है 10,000 करोड़ यहाँ पे लाए गए हैं। जो टेक्सटाइल सेक्टर हो गया, उसमें से सामर्थ्य स्कीम हो गया, प्लस टेक्सटाइल पार्क भी बनाए जाएंगे, ये बात किए गए हैं। जो एमएसएमई सेक्टर है, मीडियम स्मॉल इंटरप्राइजेस जो है, इसके लिए जो है 10,000 करोड़ यहाँ पे ग्रोथ फंड दिए जाएंगे, और 2,000 करोड़ यहाँ पे सेल्फ रिलायंस के लिए, इंडिया को डेवलप करने के लिए यहाँ पे फंड अलोकेट किए गए हैं। तो ये जो है टोटल 7, पहला पॉइंट जो इकोनॉमिक ग्रोथ और इंडस्ट्री है, इसमें से टोटल कितने टॉपिक कवर किए? 7 टॉपिक। इसके बाद जो है इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में अगर डिस्कस करें, अब ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर है जिसे हम लोग अवसंरचना बोलते हैं, इसमें यह बताया गया है कि हम लोग जो है टोटल 7 स्पीड रेल कॉरिडोर बनाए जाएंगे, हाई स्पीड रेल कॉरिडोर बनाए जाएंगे। और ये कहाँ कहाँ कनेक्ट करेगा? जैसे कि मुंबई पुणे हो गया,
दिल्ली वाराणसी हो गया, कुछ ऐसे सेक्टर्स हैं जहां पे हाई स्पीड रेल कॉरिडोर बनाए जाएंगे, ये बोले गए हैं। और जो फ्रेट कॉरिडोर है इसके लिए डेडिकेट फ्रेट कॉरिडोर बनाए जाएंगे, जैसे कि डक्कुनी सूरत होगा, यहाँ पे डेडिकेटेड फ्रेट, फ्रेट मतलब होता है जो सामान हो गया उसको एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करना हो गया। फिर 20 नेशनल वाटरवे यहाँ पे बिल्ड किए जाएंगे, है ना। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट स्कीम्स हैं जिसके थ्रू यहाँ पे लॉन्च किए गए हैं। फिर जो है सिटी इकोनॉमिक रीजन हो गया, जिसके लिए जो है 5000 पर रीजन है, 5000 करोड़ पर रीजन यहाँ पे मनी अलोकेट किए गए हैं। फिर कार्बन कैप्चर का बात किए गए हैं, क्योंकि अभी जो है बहुत ज्यादा ग्रीन इमिशंस हो रहे हैं ना, जैसे कि ग्रीन जो बोले जाते हैं ग्रीन हाउस गैसेस हो गया, उसका इमिशन हो रहे हैं, जिसके थ्रू ग्लोबल वार्मिंग बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं। तो इतना जो गैसेस है उसको कम करने के लिए, रिड्यूस करने के लिए कार्बन कैप्चर्स यहाँ पे बोले जाते हैं उसको, और इसी के थ्रू यहाँ पे पूरे जो गैसेज हैं, हार्मफुल गैसेज हैं, उसको कम किए जाएंगे। तो जो स्टील सेक्टर हो गया, सीमेंट सेक्टर हो गया, क्योंकि यही सेक्टर है जो कि बहुत ज्यादा गैसेज को इमिशंस करते हैं, तो इसके लिए कार्बन कैप्चर यहाँ पे प्रोविजंस में रखे गए हैं। ठीक है, बाकी जो कैपेसिटी बिल्डिंग है, तो कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए भी यहाँ पे प्रोविजन है, जैसे कि एवीजीसी लैब यहाँ पे बनाए जाएंगे। टोटल यहाँ पे 15,000 स्कूल्स खोले जाएंगे, प्लस 500 यहाँ पे कॉलेजेस को इस्टेब्लिश किए जाएंगे, ये बताए गए हैं। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हॉस्पिटलिटी हो गया, खेलो इंडिया मिशन हो गया, इन सब चीज को एक्सपांड करने का बात इस बजट में बोले गए हैं। ठीक है, मेडिकल वैल्यू टूरिज्म हो गया, जिसमें से 5 रीजनल हब को इस्टेब्लिश किए जाएंगे। और जो वुमेन है उसके लिए हर एक डिस्ट्रिक्ट में गर्ल्स के लिए हॉस्टल्स यहाँ पे बनाए जाएंगे, जिसके थ्रू पूरा सुटेबल हो, है ना। सुटेबल के साथ जितना भी कॉलेजेस हो गया, हर चीज का यहाँ पे एक्सेस मिल सके। तो वुमेन्स के लिए भी यहाँ पे हर एक डिस्ट्रिक्ट लेवल में, अब क्वेश्चंस कैसे बनाएगा कि डिस्ट्रिक्ट की जगह इसको स्टेट कर देंगे, स्टेटमेंट वाले में। अब बताओ कि ये जो है सही है कि गलत, ऐसे क्वेश्चंस यहाँ पे बनते हुए देखने को मिल रहे हैं अभी। फिर थर्ड जो है, इसमें इंक्लूसिव डेवलपमेंट के बारे में यहाँ पे बात किए गए हैं, क्योंकि टोटल 3 यहाँ पे कर्तव्य है ना, और 3 कर्तव्य को डिस्कस कर रहे हैं, तो 2 कर्तव्य हो गया। जो थर्ड कर्तव्य है, जिसमें से इंक्लूसिव डेवलपमेंट के बारे में बात किए गए हैं, जिसमें से भारत विस्तार हो गया, जिसमें जो फार्मर हो गया, जो एग्रीकल्चर प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो उसमें जो एआई को इम्प्रूवमेंट करना, एआई को इम्प्लीमेंट करना, उसके लिए भारत विस्तार स्कीम्स यहाँ पे लॉन्च किए गए हैं। सी मार्ट हो गया। अब ये जो सी मार्ट है, इसे जो सेल्फ हेल्प ग्रुप है, ठीक है, सेल्फ हेल्प जो ग्रुप है, स्व सहायता समूह जो है, उसके द्वारा रन किए जाएंगे, तो सी मार्ट यहाँ पे स्कीम लाए गए हैं। मेंटल हेल्थ हो गया, जिसमें से रीजनल सेंटर बनाए जाएंगे, और मोस्टली जो नदर्न ईस्टर्न एरिया है वहां पे ज्यादा फोकस किए जाएंगे, जिसमें से बुद्धिस्ट सर्किट हो गया, है ना। फिर ईस्ट कोस्ट इंडस्ट्रियल कॉरिडोर हो गया, उसमें जो है ज्यादा फोकस का बात यहाँ पे किए जाएंगे। प्लस जो दिव्यांग है, तो दिव्यांग के सपोर्ट के लिए भी कुछ इंपॉर्टेंट वेलफेयर स्कीम्स यहाँ पे इंप्लीमेंट किए जाएंगे, क्योंकि इसका नाम ही है यहाँ पे इंक्लूसिव डेवलपमेंट। इंक्लूसिव का मतलब होता है कि हर एक सेक्शंस को, इंडिया का हर एक सेक्शंस को यहाँ पे इंक्लूड करना, इसका मतलब यहाँ पे इंक्लूसिव होता है। तो टोटल 3 कर्तव्य हैं, है ना। इस जो बजट है इसमें टोटल 3 कर्तव्य लाए गए थे, तो तीनों कर्तव्य को डिस्कस किए हैं। अब क्या करते हैं, थोड़ा सा इसमें जो टैक्स रिफॉर्म हो गया, टैक्स रिफॉर्म के साथ जो जनरल बजट है उसको अब कवर करते हैं, क्योंकि 3 कर्तव्य तो हो गए हैं। अब देखो, जो टैक्स रिफॉर्म का अगर बात करें, तो यहाँ पे जो इंडिया टैक्स 2025 है, इसको नया इंप्लीमेंट किए गए हैं, लेकिन इंप्लीमेंट नया किए गए हैं, लेकिन जिस तरीके से पहले जो टैक्स हैं उसमें कोई यहाँ पे जो टैक्स स्लैब होता है ना, कि 8 लाख से ऊपर है तो इनका इतना टैक्स देना पड़ेगा, इतना रेवेन्यू इतना टैक्स देना पड़ेगा। तो इस साल के बजट में कोई भी यहाँ पे चेंजमेंट नहीं देखने को मिला, कोई चेंजेस नहीं किए गए हैं। इनफैक्ट यहाँ पे न्यू इनकम टैक्स एक्ट 2025 लाए गए हैं, 2026 में इंप्लीमेंट हो जाएगा, लेकिन उसमें जो टैक्स स्लैब है इसमें कोई चेंजेस हमें देखने को नहीं मिला है। जो टीसीएस है इसे 2% रिड्यूस किए गए हैं, और जो टीडीएस है इसको रेशनलाइज किए गए हैं। अब ये टीसीएस क्या होता है, टीडीएस क्या होता है, इसका जो पूरा फुल फॉर्म है ये लिखा हुआ है ना, तो कोई यहाँ पे दिक्कत नहीं होगा। जो कस्टम ड्यूटी है इसे 10% से यहाँ पे कम किए गए हैं, जो पर्सनल इंपोर्ट करते हैं। फिर जो 17 कैंसर जो ड्रग्स हैं इसको यहाँ पे ड्यूटी फ्री किए गए हैं, और जो एसटी है इसको थोड़ा सा इंक्रीज कर दिए गए हैं, तो इस पॉइंट को ध्यान में रखोगे। जो डाटा सेंटर है, जिसमें से टैक्स हॉलीडे 2047 तक यहाँ पे फ्री रहेंगे, मतलब इसमें कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा। फिर जो आईएफएससी जो गिफ्ट सिटी है, इसमें 20 ईयर्स के लिए कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा।
जो क्रिटिकल मिनरल है उसमें जो ड्यूटी लगाए जाते हैं उसको भी एग्जेम्प्ट किए गए हैं, और जो आईटी सेफ हार्बर है इसमें से 2000 करोड़ यहाँ पे जो लिमिट है उसको इंक्रीज कर दिए हैं। पहले ये लिमिट कम थे, लेकिन अब जो है इस लिमिट को बढ़ा के 2000 करोड़ तक कर दिए गए हैं। अगर एट प्रेजेंट अगर थोड़ा सा पूरा इंडिया एज अ होल को अगर कंसीडर किया जाए, ठीक है, तो कुछ डेफिसिट यहाँ पे कवर करेंगे। डेफिसिट का मतलब यहाँ पे सिंपल सा होता है कि हम लोग क्या कर रहे हैं, एक दो कॉन्सेप्ट होता है, एक को बोलते हैं आयात और निर्यात, ठीक है, एक को बोले जाते हैं इंपोर्ट और एक को बोले जाते हैं एक्सपोर्ट। इंपोर्ट का मतलब होता है कि बाहर से कोई सामान आयात है ना, इंपोर्ट मतलब आयात होता है कि बाहर से कोई दूसरा कंट्री है तो दूसरा कंट्री से हम लोग कोई सामान को इंडिया में ला रहे हैं, इसको इंपोर्ट बोलते हैं, आयात बोलते हैं। एक्सपोर्ट का मतलब होता है कि इंडिया में कोई सामान बना है ना, कोई इंडिया में जो है कोई सामान बन रहे हैं, इसको हम लोग दूसरे देश जाके सेल कर रहे हैं, तो उसको बोले जाते हैं एक्सपोर्ट। दिक्कत यहाँ पे क्या हो रहा है कि जितना हम लोग इंपोर्ट कर रहे हैं और जितना हम लोग एक्सपोर्ट कर रहे हैं, तो हमारे से जो एक्सपोर्ट है वो ज्यादा हो रहे हैं, सही है नहीं, यहाँ पे हमारे जो एक्सपोर्ट हैं वो कम हो रहे हैं लेकिन इंपोर्ट यहाँ पे ज्यादा हो रहे हैं। पॉइंट समझना, हम लोग कोई सामान जो है अपने इंडिया में ज्यादा मंगा रहे हैं और हम लोग बेच जो है रहे हैं वो कम रहे हैं। तो इससे क्या हो रहे हैं कि एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं कि हम लोगों ने 10 रुपए का कोई सामान यहाँ पे बेचे, सेल किए, और उससे बदले हम लोग जो है 20 रुपए का सामान बाई कर रहे हैं, मतलब ला रहे हैं। तो इसमें गैप कितना हुआ, 10 रुपए का, तो 10 रुपए यहाँ पे डेफिसिट हो जाएगा, ठीक है, घाटा हो जाएगा 10 रुपए का, क्योंकि हम लोग सेल जो है कम कर रहे हैं, है ना, बाई ज्यादा कर रहे हैं, सेल कम कर रहे हैं, तो इसको यहाँ पे बोले जाते हैं डेफिसिट। तो जो टोटल फिजिकल डेफिसिट है वो 4.3% है जीडीपी का, जो डेब्ट जीडीपी रेशियो है वो 55.6% है, जो कैपेक्स है वो 12.2 लाख करोड़ है। अभी के लिए बस थोड़ा सा याद रख लो, एग्जाम चल रहे हैं है ना, तो इतना बस कवर होना चाहिए। अगर एग्जाम नहीं रहता तो बहुत एक एक पॉइंट को यहाँ पे डिस्कस करते हैं, लेकिन थोड़ा सा एग्जाम है तो उतना ज्यादा लेंथ यहाँ पे कवर नहीं करना है। जो इफेक्टिव कैपेक्स है वो 17.1 लाख करोड़ है, जीडीपी ग्रोथ यहाँ पे 7% है, और जो नॉमिनल ग्रोथ है ये 10% है। तो इस पॉइंट को बस थोड़ा सा याद रखोगे। अब ये पूरे इस लेक्चर का मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ये वाला है, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ये वाला है कि सबसे ज्यादा मनी कहाँ से जा रहा है और सबसे मनी आ कहाँ से रहे हैं। जैसे कि यहाँ पे रूपी कम्स फ्रॉम, इंडिया में पूरा इंडिया को सस्टेन करने में कहाँ कहाँ से मनी आ रहे हैं, जिसके थ्रू डे टू डे फिनोमेना जो चल रहे हैं उसको यहाँ पे सस्टेनेबल वे में सुचारू रूप से यहाँ पे संचालित कर रहे हैं। तो इंडिया में मनी कहाँ कहाँ से आता है, अब इसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में डिक्रीजिंग ऑर्डर में ये पता होना चाहिए। जैसे कि सबसे ज्यादा जो मनी इंडिया में आ रहे हैं वो बोरोइंग और लिएबिलिटी से आ रहे हैं, मतलब हम लोग जो है कर्ज ज्यादा ले रहे हैं, इंडिया जो है ये कर्ज ज्यादा ले रहे हैं, तो जीडीपी का 24% यहाँ पे पूरा कर्ज में आ रहे हैं। इंडिया में जो मनी आ रहे हैं ना, टोटल 100% जो इंडिया में मनी है, तो जो 100% जो इंडिया के पास पैसा है उसमें से 24% पूरा हम लोग कर्ज ले रहे हैं, बोरो कर रहे हैं। फिर उसके बाद इनकम टैक्स से 21% आ रहे हैं, फिर कॉर्पोरेट टैक्स से 80% है ना, उसी के साथ जो जीएसटी हो गया, अदर टैक्सेस में जो है 15% मिल रहे हैं, नॉन टैक्स रेवेन्यू 10% हो गए। तो ये हमें जो है एटलीस्ट पता होना चाहिए। फिर इंडिया का जो मनी एक्चुअल में जा कहाँ रहे हैं, इतना तो पता चल गया कि मनी आ कहाँ से रहे, अब जा कहाँ रहे हैं इंडिया का जो मनी है। तो इसमें से जो स्टेट शेयर है ना, कि सेंट्रल के पास जितना मनी है, जो जीडीपी है उसमें से जो 22% है वो पूरे स्टेट को दान दे रहे हैं, है ना, स्टेट को यहाँ पे दे रहे हैं। तो ये जो हो गया 22% हो गया। उसके बाद जो है और अगर देखें तो जो इंटरेस्ट को पेमेंट करने में 20% का मनी जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे खुद देखोगे कि 24% जो है पूरा हम लोग दूसरे कंट्री से बारो कर रहे हैं। जब बारो कर रहे हैं, कर्ज ले रहे हैं, तो उसका ब्याज तो देना पड़ेगा, इंटरेस्ट तो देना पड़ेगा, तो उसमें जो है 20% यहाँ पे इंटरेस्ट पेमेंट कर रहे हैं। फिर जो है सेंट्रल सेक्टर को स्कीम्स लॉन्च कर रहे हैं तो 17% हो गया, डिफेंस के लिए 11%, कोई सब्सिडी है तो उसके लिए 6%। तो ये कहाँ कहाँ मनी आ रहे हैं, कहाँ मनी जा रहे हैं, तो ये सब यहाँ पे पता होना चाहिए। बाकी कुछ इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म यहाँ पे लिखे गए हैं, तो इसको एक बार बस कवर करोगे, है ना। पीडीएफ जो है टेलीग्राम चैनल में अपलोड हो जाएगा, लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो वहां से इसको अच्छे तरीके से कवर कर सकते हो, ठीक है। पूरा फुल फॉर्म शॉर्ट फॉर्म यहाँ पे लिखा हुआ है।
देखो अब इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो हम लोग कवर करेंगे वो इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट बेस्ड कवर करेंगे, क्योंकि वो भी बहुत हॉट टॉपिक्स हैं, बार बार वहां से भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो उसको कवर करेंगे। ठीक है, और अदर जितना भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उसको आप तो कवर करने ही करने हैं, क्योंकि एग्जाम भी रनिंग में है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे।